ये वीडियो मैं झूठा सच नामक पुस्तक की चर्चा के विषय में बना रहा हूँ। इस वीडियो की प्रेरणा जो है बनाने की प्रेरणा मुझे राजवर्धन भाई ने दी थी। मैं झूठा सच किताब को एक बहुत अलग नज़रिए से देखता हूँ। इस किताब में कोई भी लव स्टोरी नहीं है। कोई भी चरित्र जो है इसमें हीरो नहीं है, कोई भी विलन नहीं है। और मनुष्य के पास जब सब कुछ होता है, जब उसकी जड़ें होती हैं, जब वो काम करने लगता है और वो स्वयं जब राजनीति में आता है तो वो किस तरह से अपने उसूलों जब उसके पास कुछ नहीं था और वो अपने उसूलों आदर्शों के लिए लड़ रहा होता है, समाज में अपनी नौकरी भी छोड़ देता है। इसमें कैरेक्टर है जयदेवपुरी, जो पहले एक किसी अखबार में नौकरी करता है पत्रकार की, और वो एक लेख लिखता है कांग्रेस, और उस लेख में कांग्रेस को भी, पार्टीशन के खिलाफ कांग्रेस को भी चार बातें कहता है, लिखता है, और मुस्लिम लीग को भी चार बातें लिखता है। लेकिन उसमें जो संपादक होते हैं, मुख्य संपादक, उनको भी पसंद नहीं आता है। तो वो कहते हैं कि तुम सही से काम नहीं करते हो, ये बहुत सी बातें कहते हैं, तो वो नौकरी छोड़ देता है। लेकिन जब पार्टीशन होता है, वो जलंधर आता है, तो उसके पास बहुत कुछ हो जाता है लाइफ में। पत्रकार हो जाता है, विधायक हो जाता है, खुद की प्रेस हो जाती है, लेख लिखता है। तो वो सारे आदर्श जिसको वो फॉलो करता है और जिसके लिए उसने नौकरी तक छोड़ी थी, उन चीज़ों को भूल जाता है। तो ये एक पुस्तक जो है वो किसी भी चरित्र को उभार के नहीं लाती है। ये हमारे समाज में यथार्थ जो हो रहा है, ये पुस्तक 1957 या 6 में पब्लिश, 56, 57 या 58 में पब्लिश हुई थी। फिर भी ये इतनी ज़्यादा आज के समय भी रेलेवेंट है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। एक किताब मैंने अभी रिसेंटली ख़त्म किया, हो सकता है शायद 20-25 दिन लगे होंगे मुझे 1100 पन्ने पढ़ने में। पहली पुस्तक है 445 पन्ने की, दूसरी पुस्तक है 582-83 पन्ने की किताब है। मैंने ये पहली ऐसी किताब है जो मैंने पूरी पढ़ी है, बिल्कुल आखिरी लाइन तक पढ़ी है, क्योंकि वो किताब बहुत ऑब्वियस नहीं है। ये किताब बिल्कुल भी ऑब्वियस नहीं है। आप अगर इसमें कंक्लूज़न की कल्पना कर लो कि ये कंक्लूज़न आएगा, तो उस तरह का कंक्लूज़न नहीं है। बहुत सी मैंने कमेंट्री देखी यूट्यूब पर, लेकिन मुझे कोई भी, हर किताब जो है वो तारा और जयदेवपुरी पे घूम रही है। और या फिर हमारे समाज में किसी भी चीज़ को देखने का जो नज़रिया है वो सिर्फ हीरो की नज़र से है। कोई भी घटना होती है, हम उसमें हमेशा हीरो ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा इस किताब में नहीं है। यशपाल जी ने जो किताब लिखी है, बहुत ज़्यादा इसमें हर चीज़ है। आप पॉलिटिक्स मिलेगी, कल्चर मिलेगा, कम्युनिज़म मिलेगा, आरएसएस की भी थोड़ी चर्चा है, महात्मा गांधी का भी असैसिनेशन है इसमें, जवाहरलाल नेहरू के भाषण हैं, कुछ बातें हैं, कांग्रेस के बारे में चर्चा है, पार्टीशन के कितने ज़्यादा लहूलुहान कर दिया था हिंदुस्तान की रियासतों को, पंजाब थी, और कितना प्रभाव पड़ा उसका। कौमी एकता के बारे में जो लोग बात करते थे, वो खुद किस तरह से उसको, शांति को खा जाने के लिए तत्पर थे। तो किताब शुरू होती है, मैं अब किताब के बारे में बताता हूँ। तो किताब शुरू होती है, किताब में स्टार्टिंग जो होती है वो एक भोला बांधे की गली से होती है। तो उसमें कुछ चरित्र हैं। एक चरित्र जो है वो एक भाई है, वो गरीब होता है, मास्टर जी होते हैं, वो अपने उसूलों आदर्शों पे टिके होते हैं। एक क्लर्क होते हैं सरकारी रेलवे विभाग में, करप्ट होते हैं, और उनके बड़े भाई होते हैं। वो करप्ट होने के बाद एक नया मकान ले लेते हैं, 2-3 मकान ले लेते हैं, 2 मकान किराए पर चढ़ा देते हैं, एसेट्रा एसेट्रा। उसके बाद उसमें एक जो जो बड़े भाई होते हैं, उनकी एक लड़की होती है, शीलो।
तो उसका प्रेम संबंध होता है किसी लड़के से शादी से पहले। फिर उसकी शादी जाती है, लेकिन वो शादी के बाद भी अपने पहले वाले से, अपने शादी से पहले के प्रेमी से संबंध रखती है और उससे उससे बच्चा होता है। इधर जयदेवपुरी जो है वो छोटे भाई के लड़के होते हैं, उनके 4 बच्चे होते हैं। एक बड़े जो होते हैं वो जयदेवपुरी होते हैं, उनसे छोटी तारापुरी होती हैं, और उनसे छोटे शायद हरिदेव, और उनसे छोटे उषा। चार बच्चे होते हैं मास्टर जी के। तो मास्टर जी जो होते हैं उनके स्टूडेंट एक डॉक्टर प्राणनाथ होते हैं। वो बहुत बड़े इसमें करेक्टर दिखाया गया कि बहुत मतलब अर्थशास्त्री हैं, शायद फॉरेन से पढ़ के आए हैं, और वो गवर्नमेंट की हेल्प भी करते हैं। उसके बाद जयदेवपुरी पढ़ाने जाते हैं। जयदेवपुरी एक पढ़ाने जाते हैं पहले, तो उनसे उनका प्रेम संबंध होता है, लड़की होती है और मिला। फिर उससे उसका प्रेम छूट जाता है। फिर जयदेवपुरी बाद में एक लड़की और पढ़ाने जाते हैं, उनसे उनका प्रेम संबंध हो जाता है। फिर ये तब आदर्शवादी होते हैं जयदेवपुरी। इतना ज़्यादा आदर्श होता है कि नौकरी भी छोड़ देते हैं, बता चुके पहले ही। हिंदू और मुस्लिम एकता के विषय में इन्होंने बहुत लेख लिखे होते हैं, बहुत चीज़ें कहते हैं। इनको यहाँ तक कि रेलवे के जो लोग होते हैं, जो वर्कर होते हैं, वो कम्युनिस्ट होते हैं। उसमें कम्युनिस्ट बताया गया है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मार्च भी करते हैं। अच्छा, ये लोग लाहौर में रह रहे होते हैं। भोला पांडे की जो गली होती है वो लाहौर में होती है। तो लाहौर की जो मैक्सिमम आबादी थी वो हिंदू थी। सबको लगता है कि लाहौर जो है वो हिंदुस्तान में आएगा। और उसी समय एक ट्विन सिटी होती है जालंधर, उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन होती है मुसलमानों की। तो उसमें तो मुसलमान जो होते हैं तो उनको लगता है कि जो जालंधर है वो जालंधर पाकिस्तान में जाएगा। फिर धीरे धीरे पार्टीशन की आग जो है वो लाहौर में सुलगने लगती है, दंगे होते हैं। अच्छा, अब इसमें जो है वो मैं अपनी व्यक्तिगत राय देना चाहूँगा। व्यक्तिगत राय ये है कि पार्टीशन में या कभी भी कोई भी जो उन्माद होता है पब्लिक करती है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, या फिर किसी के अगेंस्ट में, किसी जाति विशेष के अगेंस्ट में कोई भी उन्माद जब होता है, जब हिंसा होती है किसी भी जाति विशेष के अगेंस्ट में, जब कोई हिंसा होती है ना, तो उसे करने वाले वो जो होते हैं उनके पास कुछ होता नहीं है। वो किसी भी भौतिक संसाधनों को कैरी नहीं कर रहे होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा आग लगाने वाले, कत्ल करने वाले वही लोग होते हैं। और सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होते हैं वो भी गरीब ही होते हैं। सबसे पहले कत्ल भी उन्हीं का होता है। हालांकि बाद में अमीर वगैरह भी लूटे जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशान आदमी होता है वो गरीब होता है। इस किताब में पहले मुसलमानों के गली के बाहर एक हिंदू मोची बैठा है, उसको सूजा मार दिया। फिर एक भोला पांडे गली में एक दौलू मामा रहते हैं, कश्मीर से आए होते हैं, उनका भी कत्ल कर देते हैं ये लोग। अब भीड़ करती है, मैं किसी जाति विशेष का नाम नहीं लूँगा। हिंदू का कत्ल कौन कर सकता है या मुसलमान का कत्ल कौन कर सकता है, आइडेंटिफाई करना इतना मुश्किल नहीं होता है। तो उसमें कत्ल हो जाता है। करने वाले जो लोग होते हैं उनके पास कुछ नहीं होता है। वो पैसे वाले जो लोग होते हैं, जैसे जो बिहार देखो, पॉलिटिक्स में सामने आके जो काम करता है ना, जो कार्यकर्ता होता है, वो कभी भी राजनेता नहीं बन पाता है। पॉलिटिक्स में हमेशा जो पर्दे के पीछे रह के काम करता है, जो दिखता नहीं है, वो हमेशा आगे चल के वो नेता बनता है। जो पीछे से जो रह के वार करता है वही नेता बनता है। तो पार्टीशन के समय भी यही हुआ। जिसको अपना सुख साधना था, जिसको अपना जो लाभ था वो साधना था, उसने पार्टीशन के समय धार्मिक उन्माद कराया। अब वो चाहे मुसलमानों ने कराया, चाहे हिंदुओं ने कराया, चाहे जिसने कराया, वो लोगों ने पार्टीशन के समय यूनिटी के नारे भी दिए थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक रहे, अलग ना हो, लेकिन फिर भी अलग हो गया। तो पार्टीशन के समय फिर वो आगजनी होती है, पार्टीशन होता है, सारा परिवार बिछड़ जाता है। और किस तरह से विभत्सता दिखाई गई है दिल्ली में,
दिल्ली में आके पार्टीशन से लोग भर गए हैं, और फिर अमृतसर में जली हुई बिल्कुल भरी हुई ट्रेनें आ रही हैं। सबसे पहले उसमें किताब में ये लिखा है कि सबसे पहले भारत के मतलब पंजाब से जो और पश्चिमी इलाका पड़ता है, अफ़गानिस्तान के आसपास वाला शायद, या फिर सही से याद नहीं आ रहा है, लेकिन भारत के नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर पे जो पश्चिम भाग पड़ता है, वहाँ पे सबसे पहले हिंदुओं का कत्ल होना शुरू होता है। उसके विरोध में फिर अमृतसर में कत्ल होना शुरू होता है। जालंधर में, किताब में ये भी लिखा है कि जालंधर में क्या है, जालंधर में जो मोहम्मडन होते हैं वो वर्कर होते हैं, और वो सब छोड़ के जाते हैं। जो मोहम्मडन्स होते हैं किस तरह से उसमें ये भी दिया है, किस तरह से पॉपुलेशन जो है, किस तरह से जो सत्ता होती है वो किसी भी नौकरी का डेमोग्राफिक डिविडेंड चेंज कर सकती है। जैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है पॉपुलेशन किसे, तो पॉपुलेशन से किस तरह से चेंज कर सकती है। पहले वो नौकरी में पहले हिंदू होते हैं, फिर वो धीरे उस नौकरी में मुसलमान भरने लगते हैं। ऐसा किताब में लिखा है, मैं अपने आप से नहीं कह रहा हूँ। फिर वो इधर उधर होते हैं। हर एक भारत से भी मुसलमान मारा जाता है, पाकिस्तान से जो हिंदू आता है वो भी मारा जाता है। और जिनको अपना देश, जिनको शासन के लिए देश चाहिए था, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो मुस्लिम लीग हो, उसको मिल जाता है। फिर इधर आ जाते हैं। लाहौर को लगता है हमेशा कि वो हिंदुस्तान में जाएगा, जो पाकिस्तान चला जाता है। जालंधर में लगता है कि वो पाकिस्तान चला जाएगा, वो हिंदुस्तान में आता है। फिर जहाँ जो लाहौर और जालंधर के बारे में ज़्यादा जिक्र है। अमृतसर में शरणार्थी ज़्यादा भरे हुए हैं, अमृतसर भरा है, शिमला भरा है। उस टाइम शरणार्थियों की बाढ़ आती है। अच्छा, हमेशा ये भी पूछा जाता है कि सिख जो होते हैं वो इतना फ्लैशी कपड़ा क्यों पहनते हैं, तो उस किताब में ये भी जिक्र है। कोई ऐसे किसी को साथ के कहता है कि ये रिफ्यूजी आ गए हैं और ये इस तरह से कपड़े पहन रहे हैं, ये इतने चमक भड़क के कपड़े पहनते हैं, सब कुछ खो के आ गए हैं फिर भी बताओ ऐसे पहनते हैं। तो वो एक आदमी लड़ जाता है कि हाँ तुम्हारे बाप को पहनते हैं क्या। तो फिर वो कहता है कि नहीं, जो ये लोग अपना छोड़ के आ ही रहे थे सब। तो फिर उसके बाद जब सबको छोड़ना था तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए, तो फिर वो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते। तो उसके बाद वो नई तरह के चाल चलन आते हैं, नई तरह के पहनावे आते हैं, कपड़े आते हैं। दिल्ली में कई तरह के कल्चर क्रिएट हो जाते हैं। उसमें एक चीज़ और भी है, उसमें एक हाफिज़ जी होते हैं किताब में फर्स्ट पार्ट में शायद हाफिज़ जी फर्स्ट पार्ट में है। तो हाफिज़ जी क्या होते हैं, रॉ तो होती ही नहीं है, मतलब इंटेलिजेंस, अंग्रेज़ों के गुप्तचर विभाग के कर्मचारी होते हैं, जो कि अरब देश में जाके अपने ही मुस्लिम बिरादर पे नज़र रखते हैं। तो वो जब रिटायर होते हैं तो उनको ग्लानि बहुत होती है। ग्लानि इस चीज़ की होती है कि वो अपने ही कौमी लोग हैं उन पे ही नज़र रखी, उनके ही खिलाफ इन्होंने बुरा काम किया, तो उनको लगता है कि हमें अब कुछ अपनी कौम के लिए करना चाहिए। तो वो एक कुछ कौमी आवाज़ करके, कुछ हम सही हो सकता है हम सही ना बोलें, लेकिन कुछ कौमी आवाम करके ऐसे कुछ होता है, वो चालू करते हैं। तो वो उसमें क्या होता है, वो बिना वेतन के अवैतनिक होके वो मुसलमान धर्म की सेवा करना चाहते हैं। वो उसमें कन्वर्जन आता है। कन्वर्जन किस तरह से कराते हैं, अल्लाह पे विश्वास रखना, 5 तरह की नमाज के लिए लोगों को प्रमोट करना, जो मोहम्मडन है उसको प्रमोट करना, और रोज़े रखवाना। तो उसमें इस तरह से दिया है, उसमें हाफिज़ जी को पश्चाताप करते दिखाया गया है। अच्छा, लोगों को लगता है, अब मेरा नज़रिया ये है कि लोग ज़िंदगी भर अपने धर्म को, जो समझदार होता है वो कभी अपने धर्म को नहीं मानता है। वो हमेशा उसका यूज़ करता है, उसका एक्सप्लॉइट करता है, और उसकी धर्म की आड़ में अपने हित को साधने की कोशिश करता है हमेशा। तो इस किताब में हाफिज़ जी को ये दिखाया गया है कि वो किस तरह से मुस्लिम धर्म की सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन असल में वो अपने पाप धुल रहे होते हैं, अपनी सब कॉन्शियस को या कॉन्शियसनेस को साफ कर रहे होते हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, ये मुसलमान धर्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो जब जीवन में जो गलत किए होते हैं उसको सही करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ एक दी है। ये किताब इसीलिए बहुत अच्छी है,
इसमें ज़िंदगी के जितने भी पहलू हैं, धर्म हैं, उसके विषय में जो भी तुम्हारे विचार हैं, जो भी तुम्हारे प्रेजुडिस हैं, वो सब टूट जाएंगे इसको पढ़ने के बाद। तो फिर इस किताब में इस तरह से दिया है। फिर ये पार्टीशन होता है, फिर ये लोग इधर आ जाते हैं। फिर जयदेवपुरी पार्टीशन के पहले एक बेरोजगार युवा होता है। वो अपनी बहन की शादी जो होती है उसको रोक नहीं पाता है। उसकी जिससे शादी हो रही होती है, वो लड़का यूनिवर्सिटी के बीए के पेपर में एक मोहम्मडन टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर के ऊपर जूते चप्पल से हमला कर देता। नकल करते टाइम समय सोमराज साहनी पकड़ा जाता है। वो दीनानाथ मोहम्मद कुछ करके नाम होता है। तो वो प्रोफेसर होते हैं, वो पकड़ लेते हैं, तो वो उसको मारता है। तो वो काफ़ी बदनाम हो जाता है। तब भी तारा को जो प्रेम हो जयदेवपुरी को कनक से प्रेम होता है, और कनक को जयदेवपुरी से प्रेम होता है। कनक को जयदेवपुरी से इसलिए प्रेम होता है क्योंकि जयदेवपुरी लेखों में लिखता है वगैरह वगैरह। तो वो इस तरह की बातें करता है कि उसे पसंद बहुत आता है कनक को। और तारापुरी जो छोटी बहन होती है, उसको एक मोहम्मडन से प्यार होता है, असद नाम के लड़के से। अच्छा, असद जो होता है वो कम्युनिस्ट होता है, तो उसके लिए पार्टी लाइन जो होती है वो पहले आती है। और प्रेम जो होता है कम्युनिज्म में इस तरह से दिखाया गया उसमें कि पार्टीशन के बाद भी कम्युनिस्ट जो हैं वो उनके लिए जो वेज होते हैं, पार्टी वेज, उस पर वो काम करते हैं। 25 रुपये महीने से जो कॉमरेड होते हैं वो काम करते हैं। उनको तनख्वाह सरकार पार्टी देती है। ऐसा माना जाता है कि जब कम पार्टी की सरकार आएगी तो ये जो वर्कर हैं ये आगे बढ़ जाएंगे। तो तारापुरी को प्रेम होता है एक मोहम्मडन से। जयदेवपुरी को मिलने का मौका नहीं मिलता है अपनी प्रेमिका से, कनक से। कनक जो होती है वो एक बहुत बड़े पंडित गिरधारी लाल जो पूर्व कांग्रेसी होते हैं, वो उनकी लड़की होती है कनक। और उनके पास बहुत बड़ी प्रेस होती है, किताबें छप रही होती हैं, यूनिवर्सिटी में चल रही होती हैं, स्कूल में चल रही होती हैं, बहुत पैसा वाले होते हैं। तो उनसे उनकी से प्रेम हो जाता है। तो इनसे मिलने के चक्कर में जयदेवपुरी जाते हैं कनक से मिलने, और तारा को भी साथ ले आते हैं किसी काम से, अपना काम निकलवाने के लिए। कि तारा किसी बहाने से जाती है और असद के साथ इनकी दिख जाती है। फिर वो गुस्सा होता है, फिर तारा अपना सिर फोड़ लेती है। फिर पार्टीशन होता है। फिर तारा जिस घर में होती है, तारा जो होती है वो शादी नहीं करना चाहती है। पर ये पार्टीशन से पहले की बात है। तारा शादी नहीं करना चाहती है, लेकिन फिर भी उसकी सोमराज साहनी से विवाह करा दिया जाता है। तो फिर जब शादी होती है तो वो सुहाग रात वाले दिन बैठी होती है। तो सोमराज साहनी आके कहता है कि तू बीए करना चाहती थी, तू मुझे ठुकराएगी, बड़ी आई बीए करने वाली। उसको मारता बहुत मारता है। तब तक क्या होता है, आवाज़ आने लगती है, मुसलमान आ जाते हैं उस गली में। लाहौर की बात हो रही है, पार्टीशन से पहले की। तारा की शादी हुई है और जयदेवपुरी अभी इस टाइम बेरोजगार हैं। और जयदेवपुरी जो है तारा की शादी के बाद कनक होती है नैनीताल में उसको पत्र मिलता है। नैनीताल से पत्र आता है लाहौर कि तुम आ जाओ, मैंने तुम्हारी नौकरी का इंतजाम लखनऊ में कर दिया है, तुम जाके बात कर लेना। उसके बाद फिर वो तारा जो होती है वो मुसलमान की भीड़ जब हमला करती है, तो तारा जो होती है वो सोचती है कि ये मौका अच्छा है, वो भाग जाती है। वो गहने पहने हुए भाग जाती है। तो फिर इसमें तारा भागती है तो उसे एक घर में कूदती है, तो मुसलमानों घर में कूदती है। तो वो छुपाने के लिए बोलती है, तो वो छुपाते नहीं है, भगा देते हैं। गली में जा रही होती है तो एक मोहम्मडन होता है जो इसके पास कुछ नहीं होता है। तो वो आता है, वो उठा लेता है, इनको कंधे पर रख के उठा लेता है, घर में ले आता है, इसको ख़राब कर देता है। ख़राब करने के बाद जेवर एवर उतार लेता है और रख लेता है। अब ये क्या सोचती है कि मैं यहीं मर जाऊंगी, इसके साथ ये चाहती नहीं है। और तारा की जो सोच है जयदेवपुरी लास्ट तक जाते जाते बदल जाता है। लेकिन तारा की जो सोच है ना, तारा ये सोचती है कि वो कुछ भी धार्मिक उन्माद हो या कुछ भी हो, हमेशा सहना स्त्री को पड़ता है। चाहे शादी हो, चाहे दंगे हों, चाहे शादी में बर्बादी हो, चाहे दंगे में बर्बादी हो, सहना हमेशा स्त्री को पड़ता है। तो फिर वो सहती है, और फिर वो मरने चाहती है भूख से मर जाए।
में बैठे बैठे। तो फिर वो एक हाफिज़ जी जिनका मैंने जिक्र किया था अभी, हाफिज़ जी आते हैं, वो कुछ दिन रखते हैं तारा को, फिर तारा को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तारा कन्वर्ट नहीं होती है, फिर वो कैंप में आ जाती है, फिर वो उसे एक मुसलमान कैद कर लेता है, उसके बाद फिर वो कैद से एक कौशल्या देवी जाती हैं भारत से कॉन्वॉय लेके, आर्मी की गाड़ी लेके, तो वो छुड़वाती हैं। फिर घरों में 5-6 औरतें होती हैं, फिर औरतों की भी दर्दनाक कहानी है। फिर पार्टीशन होता है, फिर सब लोग इधर आ जाते हैं, फिर जयदेवपुरी की जिसके पास कुछ नहीं होता है, जो कुछ नहीं कर पाता है, फिर उसके पास यहाँ आके वो एक ढाबे पे काम करना शुरू करता है और वहाँ से खाना देने आता है। तो वहाँ के कांग्रेसी होते हैं सूद जी, तो सूद जी के पास जाता है खाना देने। सूद जी पहचान लेते हैं, अरे तुम तो कांग्रेसी हो, तो फिर वो उसे प्रेस वगैरह अलॉट करा देते हैं, तो फिर वो काम करने लगता है, तो फिर वो विधायक बन जाता है बाद में। कनक से शादी भी हो जाती है, गिरधारी लाल इधर आ जाते हैं, तो फिर वो जिस इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़ रहा होता है उसी इस्टेब्लिशमेंट को वो सपोर्ट करता है। जिस करप्शन के वो खिलाफ होता है फिर वो करप्शन के साथ में हो जाता है। फिर इसमें धीरे धीरे क्या दिखा है, महात्मा गांधी का असैसिनेशन भी आता है। उस समय फिर असैसिनेट होते हैं महात्मा गांधी, फिर वो तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को बैन कर दिया जाता है, फिर उनके लोग जो होते हैं वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। तो जिस तरह से आज 2021 में माहौल है, उसी तरह से तो 1947 के आसपास या 10 साल उसके आगे का माहौल दिखाया गया कि कांग्रेस किस तरह से अपने लोगों को सत्ता में आने पर, जो पार्टी होती है वो चंदा लेती है चुनाव लड़ने के लिए, फिर वो सत्ता में रहने के लिए जो ताकतवर होते हैं उनका सपोर्ट करती है। जिन लोगों के बल पे आती है, जनता के लिए आती है, लेकिन जनता के लिए काम नहीं करती है, वो पूंजीपति के लिए काम करती है। चाहे वो कांग्रेस हो और चाहे जो भी सरकार मानी जाए, वो सरकार वही करती है, आज के समय भी वही करती है। तो ये किताब इसलिए रेलेवेंट है। राजनीतिक समीकरण जो होते हैं वो 70 साल पहले भी वही थे, आज भी वही है। करप्शन पहले भी था, करप्शन आज भी है। उसमें करप्शन की भी कहानी दी हुई है। करप्शन में एक इंस्पेक्टर होता है जो तारापुरी जो होती हैं, वो इधर आके किसी तरह से जॉब पे लग जाती हैं। फिर वो जॉब करती हैं, तो फिर वो सिलाई मशीन को, जो शरणार्थी आए होते हैं उनको सिलाई मशीन दिला के उनको अपने पैरों पे खड़े होने करने की कोशिश होती है सरकार द्वारा। तो फिर वो सिलाई मशीन जो होती है, वो सिलाई मशीन बटती है, तो लेकिन जो इंस्पेक्टर होता है वो धांधली करता है। तो उसमें जब वो तारापुरी जांच करवाती हैं, एक महिला आती है तारापुरी के पास में कि हमको मशीन नहीं मिली, उसने हमसे 5 रुपये की रिश्वत ली थी। उस इंस्पेक्टर ने हमको कहा है कि अब अगर मशीन चाहिए तो 10 रुपये और दो। तो वो कहती है कि हमको 5 रुपये वापस करा दो, हमारी बहू जो है उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, हमको मशीन दिला दो किसी तरह से अगर हो सके, नहीं तो हमारे 5 रुपये वापस करा दो। तो वो फिर तारापुरी जांच करवाती है। उसमें जब जांच करवाती है तो 5 लोगों से 20-20 रुपये इंस्पेक्टर ने लिए होते हैं मशीन के लिए, और 2 पते फर्जी होते हैं। तो फिर वो इंस्पेक्टर जो होता है वो कांग्रेसी होता है, पूर्व कांग्रेसी होता है। तो करप्शन जो है वो सत्ता के ही समर्थन से ही होता है, और सत्ता इस विषय में आंखें मूंद लेती है। सत्ता इस विषय में आंखें इसलिए मूंद लेती है क्योंकि उसे वर्कर चाहिए होते हैं। जो भी जनता के लिए लड़ता है वो सबसे पहले सत्ता में आके अपना पेट भरता है। इस किताब में ये लिखा है किस तरह से आरएसएस को बैन किया है, किस तरह से कांग्रेस ने 1947 से 57 तक प्रमुख पदों पर अपने लोग बैठा ले, हर जगह अपने लोग बैठा ले, किस तरह से उन्होंने चुनाव जीतने के लिए चंदा लिया, ये सब चीज़ें उसमें दी हैं। तो ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट किताब है आज के समय भी। अगर किसी को सत्ता के बारे में समझना है, किसी को डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझना है कि किस तरह से शरणार्थी हुए लोग किस तरह से जीवित रहे, किस तरह से उन्होंने सहा और किस तरह से आज वो बहुत ज़्यादा प्रॉस्पर कर गए, तो वो चीज़ भी उसमें दी है किताब में। कम्युनिज़्म के बारे में बहुत सारे पन्ने दिए हैं। तो यशपाल जी ने बहुत ज़्यादा इस किताब में हर चीज़ के विषय में, चाहे महिलाएं चर्चा करें, चाहे आदमी चर्चा करें, चाहे कम्युनिस्ट चर्चा करें, चाहे आरएसएस बहुत कम है लेकिन है। तो पंडित जी 10 साल पहले जब तारा रिफ्यूजी कैंप में होती है, वो रिफ्यूजी कैंप दिल्ली में आते हैं, भाषण देते हैं 3 मिनट का, तो भी वही बातें करते हैं। फिर 10 साल बाद जब 56-57 चुनाव होते हैं तब वो सुनती है, तब फिर वही भाषण देते हैं, रिपीट करते हैं 7 साल बाद टू बी एग्जैक्ट।
7-8 साल बाद। तो किताब में जो है, किताब किसी चरित्र के लिए नहीं बनी है। ये किताब जो उस समय के आइडियाज़ है ना, उसको कन्वे किया गया, और वो इतने बेहतरीन तरीके से कन्वे किया गया है। इस किताब को मैं बता नहीं सकता पूरा। इस किताब के, और किताब का मैं एंड नहीं बताऊंगा। इस किताब के बारे में ये चीज़ों जो थी वो मेन थी। लव स्टोरी है, लेकिन फिर वो किस तरह से कनक को घृणा हो जाती है जयदेवपुरी से, और किस तरह से वो डाइवोर्स। कनक जो होती है वो आदर्शवादी होती है। जयदेवपुरी जो होता है वो पहले कुछ नहीं होता है तो वो आदर्शवादी होता है। जब उसके पास सब कुछ हो जाता है तब वो आदर्शवादी से हट के इस्टेब्लिशमेंट को बचाने के चक्कर में रहता है, वो सिर्फ अपने आप को बचाने के चक्कर में रहता है। तो हर आदमी यही करता है। पहले वो इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट में होता है जब उसके पास कुछ नहीं होता। जब उसके पास सब कुछ खोने के लिए हो जाता है तब वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ में हो जाता है, लूटने खसोटने में, रिश्वत लेने में। और यही सच है दंगा करने वालों में। दंगा करने वाले में जो सबसे ज़्यादा पीड़ित होता है, या तो वो गरीब आदमी होता है जिसको कहीं भी कत्ल कर सकते हैं, और या फिर बहुत अमीर आदमी होता है जिसमें घर में लूट होती है। और सबसे ज़्यादा फ़ायदा उसको होता है जो रोज़ खाता पीता है। खाने पीने का मतलब ठीक है, समझ ही गए होंगे। तो जो रोज़ खाता पीता है, जो किसी के पैसे पर रोज़ ऐश करता है, जिसे भविष्य से कोई मतलब नहीं होता है, तो वो आदमी जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है दंगा वगैरह में। ये चीज़ इसमें दी है। पॉलिटिकल सिनेरियो धीरे धीरे किस तरह से शांत होता है माहौल। भारत का पार्टीशन होता है, एकदम से उग्र होते हैं हर जगह, कई तरह के प्रॉस्पेक्ट आते हैं लाइफ में। फिर उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें बदल जाती हैं, चीज़ें शांत हो जाती हैं। किस तरह से लोग जो कॉपी लेके जो रजिस्ट्री के पेपर लेके आते हैं ज़मीनों के, वो किस तरह से फिर से भारत में अपनी ज़मीन क्लेम करते हैं, पाकिस्तान से छूट भाग के आए होते हैं। तो वो उस तरह से सब चीज़ें दी हैं। किताब अवश्य पढ़िएगा, किताब आज भी रेलेवेंट है। पार्टीशन का दुख है किताब में, बहुत दुख है। मैं हमेशा इस दुख से बचना चाहता था, लेकिन मैंने फिर भी ये किताब पढ़ी। मैंने शायद पार्टीशन की पहली किताब पढ़ी है। मिडनाइट चिल्ड्रन पढ़ी थी इंग्लिश में, लेकिन पार्टीशन है इसमें, अच्छा खासा पार्टीशन दिया है। तो किताब बहुत बहुत बड़ी है, पढ़िएगा, उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।